हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 90। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 25 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जीके जीएस और हिंदी के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको जुड़ी नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो आप आसानी से चीज़ों को सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस सेट प्रत्येक दिन जो यहाँ पर आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने, यहाँ पर आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बताइए कि कौन सा इसमें से जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहने का मतलब है जिसमें आपसे प्रश्न पूछा जाए, जिसमें आप क्वेश्चन मार्क को लिखते हैं, व्हाट को लिखते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो प्रश्नवाचक का सर्वनाम, तो कोई तो नहीं होगा, और नहीं तो आप होगा, नहीं तो यह। इसमें चूंकि हम प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह नहीं लगाते, तो किसमें लगाते हैं, कौन में लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति के बारे में यानी कि आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, तो वहां पर आप व्हाट का चिन्ह लगाते हैं, जिसको हम प्रश्नवाचक के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट क्लियर पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो बताइए कि कौन सा निश्चयवाचक यानी निश्चितता का कौन बोध कर रहा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। निश्चितता का बोध देखिए कौन कर सकता है, तो क्या नहीं कर सकता, और यह नहीं, हाँ यह कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। और कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई के बारे में जो है वहाँ पर जो है निश्चित नहीं होता है, और कहाँ का भी मतलब निश्चित नहीं होता। तो यहाँ पर यह का मतलब होता है जस्ट यह। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जो निश्चयवाचक का सर्वनाम का बोध करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था। तो बताइए कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो थे ये किसके दरबार में भारत आए थे। तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और मेगास्थनीज के द्वारा अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाता है कि मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखी गई थी, ये पूछा जाता है, तो ये इंडिका लिखा गया था, ठीक है। ये पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक जो ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। और यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आए थे, तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है, ये आपको यहाँ पर बताने की निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है। तो बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो ये जो मध्य मार्ग का हिमायत करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि बौद्ध धर्म जो है, और बौद्ध धर्म का जो है संस्थापक ये गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध है भी, कौन है, तो गौतम बुद्ध है। और गौतम बुद्ध की अगर बात करें कि जन्म कहाँ हुआ पर, तो लुम्बिनी में। और प्रथम जो इन्होंने उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया गया था, ठीक है। और बौद्ध धर्म का जो प्रथम उपदेश था ये कहाँ पर, सारनाथ में दिया गया था। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध है। और ये जो बौद्ध धर्म जो है किसकी हिमायत करता है, तो ये मध्य मार्ग का करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए कि चगताई तुर्क शासन जो है ये भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है मुगल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। मुगल वंश की अगर हम संस्थापक की बात करें कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो ये बाबर है। कौन है, बाबर है मुगल वंश के संस्थापक। तो इतने फैक्टर को यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे, ये आपको यहाँ पर बताना कि मिर्जा गालिब जो थे ये किस सम्राट में थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय के जो है समय में, या मिर्जा गालिब सम्राट जो है समय में थे। तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। मिर्जा गालिब मिर्जा गालिब जो है किस सम्राट के समय में थे, तो ये बहादुर शाह द्वितीय के। तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। असम वडगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाली मुगल सेनापति कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना कि असम वडगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाले मुगल सेनापति कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये मीर जुल्मा था। कौन था, मीर जुल्मा। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। और मीर जुल्मा जो थे ये औरंगजेब को कोहिनूर का हीरा दिया था। कौन दिए थे, मीर जुल्मा के द्वारा जो है औरंगजेब को कोहिनूर का हीरा दिया गया था। और मीर जुल्मा जो है ये गोलकुंडा का पीएम भी था। कौन था, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री जो थे ये मीर जुल्मा कहाँ के थे, ये गोलकुंडा के थे। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण, इस लेवल के आपके जो फायरमैन के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार स्टेट के लेवल का जितना भी एग्जाम होता है सारे में इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। और आपको जो सारे प्रीवियस ईयर को भी लगाना है, चाहे वो बिहार पुलिस हो या फॉरेस्टर हो, सारे में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर लगाना है, क्योंकि सबका सिलेबस जो होता है बिहार का सब सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 8 नंबर को यहाँ पर देखते हैं। किताब उल हिंद का लेखक कौन है, बताइए कि किताब उल हिंद का लेखक कौन है। तो ये अल बरूनी है। कौन है, अल बरूनी है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर से हो जाएगा, जो कि किताब उल हिंद के लेखक है। नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं।
हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? तो बताइए कि हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का जो केंद्र स्थान था ये कौन सा था? तो ये हो जाएगा आपका कन्नौज था। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर में यहाँ पर आपको यह बताना है वल्लभाचार्य ने किसकी शक्ति का मान प्रचार किया था? तो बताइए कि वल्लभाचार्य ने किसकी शक्ति का मान प्रचार किया था? तो ये किया गया था कृष्ण का। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। वल्लभाचार्य ने किसकी शक्ति का मान प्रचार किया था? तो ये कृष्ण का किया था। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो बताइए कि जयपुर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। ये राजस्थान का क्या है? कैपिटल है। ठीक है, तो ये राजस्थान का क्या है? ये कैपिटल है जयपुर शहर। तो ये जो है और ये कहाँ पर स्थित, जयपुर शहर के संस्थापक कौन है ये आपको यहाँ पर बताना। तो जयपुर शहर की बात करें तो राजा सवाई जय सिंह है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाए। और जयपुर को गुलाबी शहर के भी नाम से जाना जाता है, ये भी पूछा जाता है किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो ये जयपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सी हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि हवा महल कहाँ है? तो ये जयपुर में स्थित है, जो क्या है कि राजस्थान का कैपिटल है। और ये जो है राजा सवाई सिंह जो है ये अकबर के सेनापति थे। कौन थे? ये राजा सवाई सिंह जो थे ये अकबर के सेनापति भी थे। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? ये आपको यहाँ पर बताना है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खारवेल था। कौन था? खारवेल था। इनके प्राचीन काल में जो महान शासक थे ये कौन थे? तो ये खारवेल। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सी हो जाएगा। और हाथी गुफा एवं रानी गुफा की अगर हम बात करें तो ये जो है संबंध है खारवेल से आपका। हाथी गुफा और रानी गुफा की अगर हम बात करें कि ये किससे संबंधित है तो ये भी खारवेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये भारत आए थे व्यापार करने के लिए। ठीक है, ये सारे कंपनियां और इसके साथ और अन्य कंपनियां आए थे जो कि भारत मुख्य रूप से व्यापार करने के लिए आए थे। वही अगर हम बात करें कि भारत सर्वप्रथम अगर बात करें कि भारत कौन सी कंपनियां आई थी, ये पुर्तगाल आए थे। ठीक है, पुर्तगाल आए थे। इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये कब आए थे? अगर आप ये कब आए थे तो 1916 में आए थे। ठीक है, तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1916 में भारत आए थे। अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा और ये आपसे पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित आरंभिक नारा क्या था? तो इसका नारा था भूभाग नहीं व्यापार। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाए। क्या थे? भूभाग नहीं व्यापार। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर में आपसे पूछा जाए राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बताइए राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक थे ये कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। दंती दुर्ग जो थे ये राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए कि 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये सरोजिनी नायडू थे। और सरोजिनी नायडू जो है ये प्रथम महिला जो है किसी राज्य की राज्यपाल बनी थी। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा कि 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्षता थे, यानी अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरोजिनी नायडू थे। और सरोजिनी नायडू भारत के प्रथम किसी भी राज्यपाल की जो है राज्यपाल बनी थी। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये आपको यहाँ पर बताना है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग यहाँ पर 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। कितना समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में? 8 मिनट 20 सेकंड। और सूर्य प्रकाश जो है ये विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। किसके कारण से? विकिरण के माध्यम से। इससे जो है सूर्य की किरणें हमारे जो वायुमंडल तक पहुंचती है। और वायुमंडल में विकिरण के द्वारा पहुंचने के बाद वायुमंडल जो गर्म होती है वो संवहन क्रिया के कारण गर्म होती है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किस से होकर नहीं गुजरती है? ये आपको यहाँ पर बताना है कि कर्क रेखा जो है भारत के किस से होकर नहीं गुजरती। ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो ये देखिए आपको यहाँ पर याद रखना है कि भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है यह राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। यानी कि ये इतना स्टेट से होकर के जो कर्क रेखा है ये गुजरती है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश से यहाँ पर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर 20 के यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा? उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर के गुजरती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 के यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरकुनल जो है हड़प्पा नहर निकलती है? ये आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित नदियों में से किस एक से
नूल जो है हड़प्पा नहर निकलती है, ये आपको यहाँ पर बताना है किस नदी से होकर के निकलती है। तो ये जो है पेनरेलू से निकलती है, ऑप्शन नंबर 20 के यहाँ पर सी हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि तुलबुल प्रोजेक्ट जो है किस नदी पर है, जो वीवीआई आपके फैक्ट बन सकते हैं, जो पूछा जा सकता है, जो पूछा गया है उनको इसमें मैंने सेलेक्ट कर दिया ताकि आपको यहाँ पर ध्यान में रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा तुलबुल प्रोजेक्ट जो ये किस नदी पर है, तो ये झेलम नदी पर है। और ये तुरुंगमुंद्रा प्रोजेक्ट जो ये तुरुंगमुंद्रा नदी पर ही है। और ये जो सरहिंद नहर प्रोजेक्ट ये सतलज नदी पर है। और ये पूछा जाता है भांखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है, तो वो भी सतलज नदी पर है, ठीक है। और ये तिलैया बंद कहाँ पर, ये तो बराकर नदी पर। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। तो बताइए कि सूर्य से अगर हम बात करें कि निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है, ऑप्शन नंबर 20 के यहाँ पर सी हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है, तो ये आपका यहाँ पर शुक्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शुक्र हो जाएगा आपका। और वही अगर हम बात करें कि सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो वो वरुण होता है। कौन सा, वरुण जो होता है ये सबसे दूर ग्रह स्थित होता है। और पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा अगर पूछा जाए तो वो होता है सूर्य। कौन सा होता है, तो ये आपका सूर्य होता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। अगर ये पूछा जाता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा शुक्र ग्रह, जिसको हम भोर का तारा या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इस पर यहाँ पर सही हो जाता है अगर आपसे यहाँ पर ऐसा पूछा जाता। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बुध, ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग होता है। तो बताइए कि वायुमंडलीय संरचना में सर्वाधिक भाग जो होता है ये किस गैस का होता है, तो ये नाइट्रोजन का होता है, जो कि 78% वायुमंडलीय में पाए जाते हैं। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये 21% पाए जाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें कितना पाए जाते हैं, 0.03% पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 20 के यहाँ पर से हो जाएगा कि वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से कौन सी गैसें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 के यहाँ पर से हो जाएगा नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा कितना पर जो है झुका हुआ, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर कितना झुका हुआ अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इस के यहाँ पर से हो जाएगा 82 डिग्री 30 सेकंड। ये जो 30 पर जो ऐसे एक डॉट लिखा रहता है, इसका मतलब एक डॉट का मतलब होता है सेकंड। और डबल डॉट का अगर यहाँ पर डबल डॉट आप कर देते हैं तो यहाँ पर उसका मतलब हो जाता है सेकंड, ठीक है। तो भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा जो है ये 82 डिग्री 31 मिनट पर यहाँ पर झुका हुआ है। ऑप्शन नंबर एस के यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो भारत की अगर हम बात करें सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो ये बंगाल की खाड़ी है। ऑप्शन नंबर डी इस के यहाँ पर सी हो जाएगा। कौन सी खाड़ी, तो ये बंगाल की खाड़ी जो है भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। ऑप्शन नंबर डी इस के यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध तारापुर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, वस्त्र उद्योग के लिए है, या चीनी उद्योग के लिए, या आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, या रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम तारापुर की बात करें तो ये आणविक शक्ति केंद्र के लिए ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में मुंबई से नजदीक स्थित है। ऑप्शन नंबर सी के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। कहाँ पर, ये महाराष्ट्र में स्थित है तारापुर आणविक जो है ये केंद्र, ऊर्जा केंद्र जो स्थित है ये कहाँ पर, महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये जो है भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा आयोग जो है रिएक्टर थे, ठीक है। तो ये इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो ये 1959 में इसकी स्थापना किया गया था। और परमाणु ऊर्जा आयोग की अगर हम बात करें कि स्थापना भारत में कब किया गया था, तो ये 1948 में किया गया था। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, यहाँ पर 24 नंबर में यहाँ पर आपको ये बताना है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो वायुमंडल की अगर हम बात करें सबसे निचली परत कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा, ये देखिए क्षोभ, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इस प्रकार से क्षोभ होगा, यहाँ पर क्षोभ मंडल हो जाएगा, जिसमें कि वायुमंडल की सभी घटनाएं जो होती है ये क्षोभ मंडल में ही घटती है। ऑप्शन नंबर सी के यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, निम्न वायु दाब केंद्र क्या कहलाता है। तो निम्न वायु दाब केंद्र जो कहलाता है ये चक्रवात कहलाता है। और चक्रवात क्या होता है कि गर्मी के दिनों में जो होता है कि वायुमंडल यानी कि वायु जो होता है वो क्या होता है कि हल्की हो जाता है, उसका घनत्व जो होता है कम हो जाता है। तो कम हो जाने के बाद क्या होता है कि जो गर्म वायु होता है वो ऊपर की ओर उठता है, और जो ठंडी वायु होता है वो नीचे जमीन की ओर जो है नीचे आ जाता है, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है कि वायुमंडल जमीन पर नहीं होने के कारण अचानक जब वायु गर्म होते हैं तो वो क्या होता है कि ऊपर उठ जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है कि दूसरा हवा आता है, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है कि चक्रवात उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न वायु दाब के कारण से क्या हो सकता है। निम्न वायु दाब के अंदर क्या कहलाता है, तो ये चक्रवात कहलाता है।
ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? तो बताइए कि कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो ये हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें हरिकेन की जो चाल होती है, यानी कि इसकी जो गति होती है वायुमंडल जब कैस्पियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान होती है, तो इसकी जो है इसको हम हरिकेन कहते हैं। और हरिकेन की जो चाल होती है ये जो है 121 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, डोलड्रम किन अक्षांश रेखा के मध्य स्थित है? बताइए कि डोलड्रम जो है ये किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? तो ये 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, रेफलर का नियम संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको यहाँ बताना है। तो रेफलर का जो नियम है ये संबंधित है वर्षा से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। किस सॉरी यहाँ पर देखिए ये जो है ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। ये वायु संचार से संबंधित है। किससे है? ये वायु संचार से रेफलर का नियम संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है ये आपको यहाँ पर बताना कि भारत में न्यायिक पुनः समीक्षण पुनः जो है रिमीक्षण का संकल्पना जो है परीक्षण की संकल्पना जो लिया गया है ये किस देश से लिया गया है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इस संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि यूएसए से जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से उच्च न्यायालय की शक्ति एवं अधिकार लिया गया है। क्या लिया गया है? उच्च न्यायालय की शक्ति एवं अधिकार जो लिया गया है ये उच्च न्यायालय की शक्ति और अधिकार जो लिया गया है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया। और मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो ये भी लिया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया। और प्रस्तावना की जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं किया हुआ है ये आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से किसका उल्लेख जो है नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं किया हुआ है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है भारत की संप्रभुता एवं जो है अखंडता की रक्षा जो है ये नीति निर्देशक तत्व में जो है नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न के लिए यहाँ पर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन किया गया है ये 56 से लेकर के 51 तक अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व जो ये आयरलैंड से लिया गया है। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। कब सम्मिलित किया गया है ये आपको यहाँ पर बताना है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है ये कब सम्मिलित किया गया है? तो ये 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था। तो भारतीय संविधान जब संशोधन हुआ था तो उसमें जो मौलिक कर्तव्यों को इंक्लूड किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो टोटल मौलिक कर्तव्य 11 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह निदेशक क्या है कि विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो। तो ये गलत हो जाएगा। चूंकि आप विदेश में अगर 5 वर्ष से अधिक रहते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भारत का नागरिक नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर विदेशी न्यायालयों द्वारा खंडित किया गया तो ये भी गलत हो जाएगा। स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो तब आप जो है भारत का नागरिक नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर चुका हो तब वो क्या होगा कि भारत का नागरिक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। और थर्मोस्टेट क्या है? तो थर्मोस्टेट जो होता है ये क्या होता है कि किसी भी नियत टेम्परेचर को बनाए रखता है। तो ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि ये क्या करता है कि तापमापी की शुक्रता को मापने सॉरी यहाँ ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। किसी संकाय का ताप क्या होता है कि स्थिर रखने के लिए उपकरण है। ठीक है, किसी भी यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी टेम्परेचर उसको ये जो है स्थिर रखते हैं यानी कांस्टेंट बना करके रखते हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी होती है आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की जो भ्रमण की जो गति होती है मूव करने की जो गति होती है ये कितनी होती है? तो ये 28 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि सॉरी यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि पृथ्वी के भ्रमण की जो गति होती है ये कितना होता है? 28 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है ये आपको यहाँ पर बताना कि गतिशील विद्युत आवेश जो है ये क्या उत्पन्न करता है? तो ये केवल विद्युत धारा, चूंकि गतिशील विद्युत जब आवेश उत्पन्न हो रहा है तो वहां पर विद्युत धारा उत्पन्न होगा ही और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो वहां पर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चूंकि विद्युत गतिशील आवेश जो होता है इसमें क्या होता है कि दोनों उत्पन्न होते हैं, विद्युत धारा भी उत्पन्न होते हैं और साथ में चुंबकीय क्षेत्र
क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। और इसका जो है प्रयोग जो है ओरेस्टेट के द्वारा किया गया था, जिसमें कि एक सुई को रखा गया था और उसमें जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया गया उसके बगल से चुंबकीय सुई को रख दिया गया और वहां पर जब विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो विद्युत धारा में क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जिसके कारण चुंबकीय सुई क्या हुआ कि वहां पर कंपन होने लगे, जिसके कारण पता चला कि गतिशील विद्युत आवेश में क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा। और ये किसके प्रयोग से पता चला था, तो ये ओरेस्टेट के प्रयोग से पता चला था। अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र का एसआई यूनिट क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका टेस्ला। क्या हो जाएगा, टेस्ला जो है इसका एसआई यूनिट होता है। तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। बस इतने प्रश्न आज लेकर के आए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में से। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन जाए, आप आसानी से प्रैक्टिस सेट को कर सके। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस सेट चलते रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।